हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा डिटेल में कंसेप्ट के साथ। यही सीरीज का पार्ट 3 वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस लेक्चर का पीडीएफ है वो आईएएस गेटवेज का जो एंड्रॉइड ऐप है उसके स्टडी मटेरियल सेक्शन में अवेलेबल है, आप वहां से फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहला क्वेश्चन पूछा गया है रिगार्डिंग सेंटर ऑफ बायंसी ऑलवेज, मतलब रिलेटिव पोजीशन हमारी पूछी गई है सेंटर ऑफ बायंसी की विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड के रिस्पेक्ट में कहां पर लोकेटेड होती है। तो विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ बायंसी। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो सेंटर ऑफ बायंसी है इसमें जो वर्ड बायंसी यूज कर रहा है इसका क्या मतलब है। ये एक वर्ड बायो से बना है, ठीक है। इस बायो का मतलब होता है फ्लूइड मैकेनिक्स के टर्म्स में टू लिफ्ट अप, ठीक है, टू लिफ्ट अप। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी को हम फ्लूइड में अगर डालते हैं, किसी भी फ्लूइड में, इट मे बी वाटर, इट मे बी एनी अदर लिक्विड, तो देयर इज एन अपवर्ड फोर्स जो उस बॉडी पर एक्ट करती है, ठीक है। उस अपवर्ड फोर्स को विच इज अपोजिट टू द ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। तो अगर हमने डाला तो देयर इज एन अपवर्ड फोर्स जिसको हम लोग कहेंगे बायोनेंट फोर्स। दिस इज अपवर्ड फोर्स, also called a बायोनेंट फोर्स बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी टेंडेंसी रहेगी कि जो आप पानी में ऑब्जेक्ट डाल रहे हो उसको लिफ्ट करने की, ठीक है। और इट इज एक्टिंग अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है। तो इस टेंडेंसी की वजह से इसको हमने बायोएंसी दिया। तो जो हमारी टेंडेंसी है, फेनोमेना है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फेनोमेना ऑफ बायोंसी, ठीक है। अब बिकॉज इट इज अ फोर्स, इट हैज अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, तो बॉडी के किसी पॉइंट पे वो एक्ट करेगी, ठीक है। जैसा कि आप कहते हैं कि जो बॉडी का वेट है वो कंसंट्रेटेड है उसके सेंट्रॉइड पे। उसी तरह जब हम फ्लूइड स्टैटिक्स में बात करते हैं कि जब हम फ्लूइड को किसी लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं तो जो अपवर्ड फोर्स होगी, जो बायोनेंट फोर्स होगी, वो हमारी कहां पर एक्ट करेगी, ठीक है। तो उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ बायोंसी। तो दिस इज बेसिकली पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे हमने पिछली वीडियोस में बात किया था पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में, ठीक है। दिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोनेंट फोर्स, इसको हम एफबी से डिनोट कर लेते हैं। तो बायोनेंट फोर्स जो है इसको हम लोग और क्या क्या नाम से बोल सकते हैं, इट मे बी नोन एज फोर्स ऑफ बायोंसी, इट मे बी कॉल्ड अपथ्रस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी पोजीशन एक्चुअल में क्या होगी और उसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा, इसके लिए हमारा एक प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है, दैट इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज वॉज अ ग्रीक मैथमेटिशियन एंड अ साइंटिस्ट जिन्होंने इस पर स्टडी की थी और उनके नाम से प्रिंसिपल एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है। एंड दिस प्रिंसिपल वॉज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि सपोज आपने यहां पे एक रीडिंग से वेट कनेक्ट किया हुआ है, दिस इज अ कैलिब्रेटेड रीडिंग, ठीक है। यहां पे 7 पाउंड अभी रीडिंग दिखा रहा है जब इसका वेट ये एयर में हैंग किया हुआ था, ठीक है। जब हमने इसको पानी में सबमर्ज किया तो इसका खुद का जो वेट होगा दैट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और जब हमने इसको पानी में डाला तो अपवर्ड फोर्स एक एक्ट कर रही है और ये वेट इसका नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो ये वर्टिकल अपवर्ड फोर्स जो है दिस इज बायोनेंट फोर्स। तो आप रीडिंग आपकी क्या होगी, आपकी जो रीडिंग थी वो 7 से रिड्यूस होके 4 हो गई, यानी 3 पाउंड जो था वो आपका वेट इस पे रीडिंग कम दिखाने लगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब आपने डाला तो सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वॉज स्पिल्ड आउट। यहाँ पे आपने बॉल दिया हुआ था, सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वॉज स्पिल्ड आउट, ठीक है। तो जो वाटर बाहर गया, ठीक है, अगर हम इसका वेट देखें तो वो अगर वेट ऑफ वाटर हम ले लें तो जितना पानी बाहर गया वही वेट इस बॉडी का था, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एस्टैब्लिश हुआ, तभी रीडिंग 7 से शिफ्ट होकर 4 आ गई, यानी 3 LB का जो वेट है वो रिड्यूस हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि बायोंसी के फेनोमेना में देयर इज अ अपरेंट लॉस इन वेट, ठीक है। तभी आप जब पानी में जाते हो, डाइव करते हो, तो आपको बिकॉज अपवर्ड फोर्स की वजह से
कम वेट महसूस होता है, बिकॉज देयर इज अ अपरेंट लॉस इन वेट। ठीक है, तो आर्किमिडीज ने ये कहा, इसको आप मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हो कि जो आपका जो बायनेंट फोर्स है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। ठीक है, जो बायनेंट फोर्स एफ बी से डिनोट किया दैट इज गिवन बाय जो उस बॉडी ने जितना पानी डिस्प्लेस किया उसका जो वेट था। ठीक है, दैट इज इक्वल टू बायनेंट फोर्स। ठीक है, और जहां पर वो एक्ट कर रहा है बॉडी में दैट इज नोन एज बायनेंट सेंटर ऑफ बायनेंसी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ बायनेंसी है इट इज द सेंटर ऑफ एरिया ऑफ द इमर्स्ड सेक्शन। ठीक है, तो अगर हम यहां पर जाएं, अब एक बॉडी हमारी फ्लोट कर रही थी, दिस इज अ फ्लोटिंग बॉडी। ठीक है, तो यहां पे ये जो वॉल्यूम आपकी डिस्प्लेस हुई, ठीक है, तो दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। तो मैथमेटिकली ये प्रूव किया जा सकता है कि हमारी जो बायनेंट फोर्स है, जो सबमर्ज्ड पोर्शन है फ्लोटिंग बॉडी का, उसकी वजह से जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है पानी का, ठीक है, उसका जो सेंट्रॉइड होगा, यानी जो सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, यानी ये जो वॉल्यूम है इसका जो सेंट्रॉइड होगा वहां पर ये एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, अगर आप मैथमेटिकली ड्राइव करते हैं तो यहां पे अगर हमें कोई इरेगुलर शेप की बॉडी ले लेते हैं और यहाँ पे W वेट लिया हुआ है, जो कि आपने जो इस पैरेललोपाइप्ड के अंदर जो ब्लू कलर में दिखा रहा है W उसका वेट है। ठीक है, और जो हमारी इस पैरेललोपाइप्ड पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो है टॉप फोर्स F1, नीचे से, बिकॉज जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो हमारा जो प्रेशर फोर्स है, यहाँ पे जो प्रेशर फोर्स है यहाँ पे प्रेशर फोर्स अलग अलग होगी, तो F1 F2 हो गया। तो जो वेट है दिस W इज बेसिकली जो इस पैरेललोपाइप्ड के अंदर जो वेट है माइनस इस वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, वो जो नेट एक्ट कर रहा है नीचे के डायरेक्शन में, बिकॉज यहां पे एक्चुअल में हमें इस बॉडी का वेट लेना था। ठीक है, तो हमारी जो नेट इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनेगी दैट विल बी Fb इज प्लस F1 प्लस W इज इक्वल टू F2। तो जो बायनेंट फोर्स यहां से निकल के आएगा दैट इज गिवन बाय गामा H2 माइनस H1। ए इज द जो हमारा यहाँ पे ये टॉप एरिया होगा, दिस विल बी एरिया। तो F1 फोर्स जो होगा वो रो GH होता है, आपको पता है फोर्स, प्रेशर जो होता है रो GH होगा, और एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो F1 फोर्स आ जाएगी। तो रो G हमारा स्पेसिफिक वेट, गामा इज स्पेसिफिक वेट, तो रो G हो गया ये H इंटू एरिया, माइनस जो हमारा W था वो बेसिकली क्या था, टोटल पैरेललोपाइप्ड के अंदर जो हमारा वेट था, तो गामा H2 माइनस H1 मल्टीप्लाइड बाय एरिया माइनस ऑफ जो हमारी डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम थी, यानी वॉल्यूम ऑफ बॉडी, इसको कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये निकल के आता है कि जो बायनेंट फोर्स है दैट इज गामा मल्टीप्लाइड बाय वी नो। ठीक है, रो जी वी, वेयर वी इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हमारा जो बायनेंट फोर्स है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। ठीक है, तो V हमारा, बिकॉज यहाँ सबमर्ज्ड बॉडी का केस लिया तो हमारा V जो हुई कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी हो जाएगा। अगर फ्लोटिंग बॉडी होगा तो जो हमारा वॉल्यूम आपकी फ्लोटिंग है, ठीक है, यानी रो जी वी वॉल्यूम ऑफ द जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है, ठीक है, जो पानी के अंदर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ बायनेंसी है इट ऑलवेज कोइंसाइड्स विद द सेंट्रॉइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो जितना पानी वो डिस्प्लेस कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा सेंट्रॉइड का, वॉल्यूम सेंट्रॉइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वो हमारा सेंटर ऑफ बायनेंसी होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के कॉन्टेक्स्ट में कि अगर हमारा वेट ऑफ द बॉडी है, इसको हमने W से एज्यूम कर लिया और वो इमर्स्ड है फ्लूइड में और वो एक्सीड कर रहा है बायोनेंट फोर्स को, तो हमारी जो बॉडी होगी वो किस कंडीशन में होगी ये पूछा जा रहा है। तो कंडीशन क्या गिवन है कि वेट ऑफ बॉडी इज एक्सीडिंग द बायोनेंट फोर्स। ठीक है, तो इस केस के लिए हमारा क्या इफेक्ट आएगा वो हमें बताना है।
तो कोई भी फ्लोटिंग बॉडी, मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी बॉडी को आप फ्लूइड पर रख देते हो, ठीक है, तो सिंपली उस पर दो वेट एक्ट करेंगे, एक उसका खुद का वेट एक्ट करेगा, ठीक है, विच इज वेट ऑफ द बोट, और एक अपथ्रस्ट एक्ट करेगा विच इज बायोनेंट फोर्स, ठीक है, अपथ्रस्ट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया और अपथ्रस्ट हो गया। अपथ्रस्ट इज एक्टिंग अपोजिट इन वर्टिकल डायरेक्शन अपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो अब दो सिचुएशन है, आर्किमिडीज का मैंने आपको प्रिंसिपल ऑलरेडी बता दिया, जिसमें जो बायोनेंट फोर्स है, ठीक है, जो बायोनेंट फोर्स है, सपोज यहां पर ये बायोनेंट फोर्स थी Fb, और जो इस वॉल्व से पानी निकल के बाहर गया, जब हमने इसको इसमें इमर्ज किया, तो वेट ऑफ फ्लूइड, यानी जो पानी यहां बाहर निकल के आ गया उसका जो वेट होगा फ्लूइड का, वो इस बायोनेंट फोर्स के बराबर होगा इन केस ऑफ एज पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो जो Fb होगा वो मैंने आपको बताया, दैट इज इक्वल टू जो हमारा फ्लूइड था, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो वेट क्या होगा, रो जी इंटू वी, वी विल बी दी सबमर्ज्ड वॉल्यूम, जो सबमर्ज्ड हमारा वॉल्यूम होगा, मान लीजिए ये पोर्शन जो सबमर्ज्ड है, इसका जो वॉल्यूम होगा वी सबमर्ज्ड होगा, तो उसके बराबर हो जाएगा, बराबर वेट क्या होगा, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, तो जो ये पानी बाहर आ गया उसके बराबर होगा, ठीक है। द बायोनेंट फोर्स, और कंडीशन ये है कि हमारी जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो जो पानी बाहर निकल के आ गया उसका वेट Wf था, उसकी डेंसिटी हमारी रो F है, इंटू G है, और ये वॉल्यूम सबमर्ज जो आपको बताया, तो इस वजह से, एंड दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ द एंटायर बॉडी। इन केस ऑफ सबमर्ज्ड, अगर बॉडी हमारी कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, तो दैट इज इक्वल टू रो, जो हमारी डेंसिटी है बॉडी की, बी लिख लेते हैं, इंटू वी इंटू जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी थी, इन केस ऑफ अगर वो बॉडी हमारी कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। तो अब क्या है कि अब हमने आपका बायोनेंट फोर्स हो गया और एक आपका वेट ऑफ बॉडी हो गया, ठीक है। तो ये देखा गया कि हमारा जो Fb है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और वेट जो है वो डेंसिटी ऑफ बॉडी के बराबर है। तो अगर हमारा जो फ्लूइड का डेंसिटी है वो बॉडी के डेंसिटी के बराबर है, तो बॉडी हमारी सस्पेंडेड रहेगी, ठीक है, इट विल बी सस्पेंडेड। तो ये सिचुएशन हमारी इक्वल न्यूट्रली बायोंट कंडीशन को दिखाएगी, इसी वजह से इसको कह रहे हैं न्यूट्रली बायोंट। फ्लोटिंग बॉडी के केस में क्या है कि अगर हमारा फ्लूइड की डेंसिटी जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो बॉडी की डेंसिटी है, ठीक है। आपने ऐसी कोई लकड़ी, अगर मान लीजिए लाइट वेट की लकड़ी अपने पानी में डाल दी, तो वहां पे हमारी फ्लूइड की डेंसिटी लकड़ी की डेंसिटी से ज्यादा है, ठीक है, तो वो जो वुड होगी दैट विल फ्लोट, एक बिकॉज एक अपवर्ड फोर्स पे एक्ट करेगी जो एक पोजीशन पे जाके उसको स्टेबल कर देगी फ्लोटिंग कंडीशन में। तो इस कंडीशन में इट विल फ्लोट, जो पहली कंडीशन यहां पे दिख रही। थर्ड कंडीशन ये है कि आपका जो फ्लूइड का डेंसिटी है वो हमारा कम है बॉडी की डेंसिटी से, तो ऑटोमेटिकली अगर हमारा जो डेंसिटी जो आपने पानी में डाली जिस बॉडी को, उसका डेंसिटी ज्यादा होगा पानी उस फ्लूइड की डेंसिटी से, तो वो हमारा सिंक कर जाएगा, ठीक है, इट विल मूव डाउनवर्ड और कंप्लीटली सिंक। तो यहां पर बिकॉज वेट ऑफ द बॉडी जो है विच इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द बॉडी, एंड बायोनेंट फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, बिकॉज जो फ्लूइड है वो कितना बॉडी पे थ्रस्ट मार रहा है, ठीक है, बिकॉज इसलिए वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर ये केस करस्पॉन्ड करेगा सिंकिंग कंडीशन को, हमारी जो बॉडी है वो नीचे मूव करती जाएगी और फाइनली सिंक कर जाएगी। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहां पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज रिगार्डिंग द मेटासेंट्रिक हाइट
मेटासेंट्रिक हाइट के कंसेप्ट को समझने के लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एक स्टैटिकली इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक हमारी शिप है जो पानी पे फ्लोट कर रही है, ठीक है। तो दिस इज द क्रॉस सेक्शनल ऑफ द शिप। अगर इसको हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और ये हमारा बेसिकली ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ठीक है। अब हमने अज्यूम किया कि ये स्टैटिकली इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है। और ये जो आपको ब्लू ये सेंटर लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, दिस इज बेसिकली एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री कह लो या एक्सिस ऑफ बॉडी एक्सिस कह लो। शिप का बॉडी एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है बेसिकली ये, ठीक है। दिस इज द वर्टिकल एक्सिस, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और ये आपका ये वाला जो पोर्शन है ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है। अब क्या हुआ कि जब ये स्टैटिकली इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फ्लोट कर रही थी, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हो सकती हैं, हमारी विंड्स हो सकती हैं, वेव एक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। इन वेव एक्शन या विंड्स की वजह से होगा क्या, देयर आर चांसेस कि शिप पे अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्सेस आ जाएंगी, ठीक है। अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब हवा आई और बंद हो गई, ठीक है। तो जो अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल इफेक्ट आया इसके, उसकी वजह से ये देयर विल बी स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द शिप, ठीक है। तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर अज्यूम करते हैं कि इस डायरेक्शन में हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हमारी शिफ्टेड पोजीशन कुछ होगी, शिप की एक इंस्टेंट टाइम पे कुछ इस तरह हमारी टिल्ट हो गई। दिस इज द टिल्टेड पोजीशन ऑफ द शिप अंडर द इफेक्ट ऑफ द स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बिकॉज हमने बताया कि जो आपकी बायोनेंट फोर्स थी वो क्या थी कि इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड, जितना वो वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रही है बॉडी उसका जो वेट है उसके बराबर है। तो अब बिकॉज जब ये टिल्ट हो गई तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो गया, जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट था वो चेंज हो गया। तो ऑब्वियस है बिकॉज उस इमर्स्ड एरिया का जो सेंटर है, सेंट्रॉइड था, उस पे बायोनेंट फोर्स एक्ट कर रही थी तो वो चेंज हो जाएगा। तो जिधर ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उधर की तरफ हमारी जो सेंटर ऑफ बायंसी वो मूव कर जाएगी। तो अगर हमने एज्यूम किया कि इस डायरेक्शन में हमारा मूव हो गया, ठीक है, इस डायरेक्शन में टिल्ट हो गया, ठीक है, टिल्ट हमारा इस डायरेक्शन में हुआ तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो राइट कंपार्टमेंट में ज्यादा हो जाएगा। तो हमारा जो फोर्स ऑफ बायंसी है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ, ठीक है, विच इज B1 इज द न्यू पोजीशन ऑफ द बायोनेंट फोर्स। अब यहां पे हमारी बायोनेंट फोर्स एक्ट करने लगी। इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से अगर हम लोग समझ लें, ब्लू कलर से, ठीक है। तो यहां पे ये जो पॉइंट आ गया ये हमारा न्यू पोजीशन आ गया। अब जो लाइन ऑफ एक्शन है हमारा बायोनेंट फोर्स का वो ये आ गया, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ न्यू बायोनेंट फोर्स, ठीक है। और जो वेट है बिकॉज उसकी बॉडी की रिलेटिव पोजीशन के रेस्पेक्ट में जो सेंट्रॉइड है, जी हमारा जो है वो सेंट्रॉइड है, यहां पर भी सेंट्रॉइड है, उस पे हमारा वेट कंसेंट्रेटेड है W, ठीक है। तो वो रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहां पर ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है और ये नीचे डायरेक्शन में हो रहा है। तो देयर विल बी कपल इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये टिल्टेड पोजीशन में आपने देखा कि ये कपल एक्ट किया, इसको बोला हमने, आपने डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में किया और ये रेस्टोरिंग कपल हुआ। बेसिकली जिस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेसमेंट किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक कपल एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब दैट इज अ रिस्टोरिंग कपल जो उसको अपनी पोजीशन में वापस लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो दिस रिस्टोरिंग कपल, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डिस्प्लेस्ड पोजीशन है वो कैसी है, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपका बायोनेंट फोर्स है वो कहां पर एक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो स्टेबिलिटी कंसिडरेशंस है वो आपकी स्टडी में आएंगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया। अब इसका जो लाइन ऑफ एक्शन था ये
आप देखेंगे कि ये आपका वर्टिकल एक्सिस था बॉडी का क्रॉस सेक्शन का, तो ये पॉइंट जो इनके इंटरसेक्शन का पॉइंट एम है, दिस इज बेसिकली मेटा सेंटर। ठीक है, तो मेटा सेंटर हमारा आया, तो इसको कह सकते हैं बेसिकली कि सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। इस पॉइंट के अबाउट बॉडी हमारी ऑसिलेट करेगी। ठीक है, तो यहां पे जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, वी आर एज्यूमिंग कि जो शिप है या बॉडी है वो अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट टिल्ट कर रही है, इधर टिल्ट कर रही है, इधर टिल्ट कर रही है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल बैलेंस्ड फोर्सेस। तो इस मोशन को शिप को बोलते हैं रोलिंग। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इस शिप हमारी रोलिंग कर रही है। तो जो भी हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वो रोलिंग के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। सिमिलरली हम दूसरे डायरेक्शन में भी शिप का ऑसिलेशन स्टडी कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में कि शिप जो है आपकी इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, ऐसे ऐसे। ठीक है, और जब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के कॉन्टेक्स्ट में कर रही है तो उसे उस मोशन को रोलिंग मोशन कहेंगे, और जब ट्रांसवर्स एक्सिस के मोशन के रेस्पेक्ट में हमारी जो शिप है वो ऑसिलेट करेगी तो उसको बोलेंगे पिचिंग मोशन। तो ये दो मोशन आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो जो रोलिंग मोशन है और पिचिंग मोशन है, हम स्टडी रोलिंग मोशन की अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये इंटरसेक्शन इमेजिनरी वर्टिकल लाइन जो आपकी बनी, नई लाइन ऑफ एक्शन बायनेट फोर्स की, वो जो वर्टिकल एक्सिस था आपका बॉडी का, उसके इंटरसेक्शन के साथ जो पॉइंट बना, दैट इज नोन एज मेटा सेंटर। और जो इन दोनों के एक्सिस के बीच में जो एंगल बना थीटा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ हील। इसको हम एंगल ऑफ हील बोलते हैं। ठीक है, which is basically angular displacement of the ship due to external forces। ठीक है, अब तो ये एंगल ऑफ हील को हम इसको थीटा से डिनोट करते हैं। तो ये देखा गया है कि जो थीटा है इसकी जब ये स्मॉल वैल्यूज में रहता है ऑफ रिलेटिवली मैग्नीट्यूड लेस देन 20 डिग्री, ठीक है, तब तक ये जो पोजीशन है, इसकी रिलेटिव पोजीशन है, वो हमारी m की पोजीशन कांस्टेंट रहती है, अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट अपनी सेम पोजीशन पे रहता है। उसके बाद थीटा का मैग्नीट्यूड आपका बढ़ेगा तो जो प्रैक्टिकली m की पोजीशन है वो चेंज होने लगेगी। ठीक है, तो इस मेटा सेंटर का स्टडी आपकी जरूरी है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज। ठीक है, फ्लोटिंग बॉडीज इसलिए बिकॉज जो डिस्प्लेसमेंट अमाउंट है फ्लूइड का वो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी बायनेट फोर्स की लोकेशन चेंज हो रही है। इस वजह से जो फ्लोटिंग बॉडीज की स्टेबिलिटी के लिए आप मेटा सेंटर की स्टडी करते हो आप। तो जो ये दूरी है G से लेके M तक की, विच इज डिस्टेंस बिटवीन दी सेंट्रॉइड टू मेटा सेंटर, इसको हम कहेंगे मेटासेंट्रिक हाइट। इसको क्या कहेंगे? मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ दिस फ्लोटिंग बॉडी। ठीक है, और जो G से लेके B की दूरी है, ये कौन सी दूरी है? ये आपकी जो ओरिजिनल बायोनेट फोर्स जहां पर एक्ट कर रहा था, सेंटर ऑफ बायनेंसी ओरिजिनल टू सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी, बिकॉज वेट ऑफ द बॉडी अपनी सेम पोजीशन पे सुटेबल रहेगा, वो लोकेशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज BG। मेटासेंट्रिक हाइट आपकी हो गई GM और BG हो गई आपकी सेंट्रॉइड ऑफ दी। और जो आपका ये BM है, अगर B से लेके ये दूरी देखें, B से लेके M, तो इस BM को हम लोग कहते हैं विच इज डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर ऑफ बायनेंसी टू द मेटा सेंटर, इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक रेडियस। मेटासेंट्रिक रेडियस हमने क्यों बोला कि हमने मेटा सेंटर को सेंटर ऑफ ऑसिलेशन का, जैसे जैसे आपकी पेंडुलम घूमती है ना, इस डायरेक्शन में, तो जो ये आपकी डिस्टेंस बनती है, दिस इज बेसिकली BM। इस वजह से इसको हम कह रहे हैं कि ये सेंटर ऑफ ऑसिलेशन हमारा मेटा सेंटर है और दिस BM इज मेटासेंट्रिक रेडियस। ठीक है, तो अभी जब डिफरेंट ऑसिलेशन का टाइम पीरियड की स्टडी करेंगे तब हम लोग इस पर स्टडी कर लेंगे। तो मेटासेंट्रिक height for small values of angle of field is the distance between the center of gravity and the meta center। ठीक है, तो ये आप अंडरस्टैंडिंग के साथ आप समझोगे तो विल बी एबल टू अप्रिशिएट इट। तो अब मैंने आपको बताया कि अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस हमारा टिल्टेड डिस्प्लेसमेंट्स आएंगे बॉडी में, शिप में, फ्लोटिंग बॉडीज में। तो
देयर विल बी थ्री सिचुएशंस, थ्री काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहला एक कंडीशन है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, दूसरा न्यूट्रली स्टेबल यानी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा, और तीसरा हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, जो कि यहाँ पे हमने तीन कंडीशंस डिवाइड की। ठीक है, अब बिकॉज हमारा जो बायोनेंट फोर्स है वो इमर्स्ड बॉडी में हमारा जो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी ओनली। ठीक है, वो क्योंकि वो कंप्लीटली सबमर्ज है, तो हमारी जो रिलेटिव पोजीशन होगी, रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बायंसी, वो रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी है वहां पे स्टेबिलिटी के लिए हमारा मेटा सेंटर का रोल नहीं है। ठीक है, मेटा सेंटर का रोल तभी आएगा जब बॉडी हमारी फ्लोटिंग होगी, आपकी जो एफबी की लोकेशन है यानी सेंटर ऑफ बायंसी है वो वेरी कर रही होगी ड्यू टू, जब हमारा जैसे ही थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा जो पोजीशन है बायंसी की वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, सेंटर ऑफ बायंसी चेंज हो जाएगी, तो उस केस में हमारा सिग्निफिकेंस जो स्टडी में आता है मेटा सेंटर आता है। होली सबमर्ज्ड बॉडी में केवल जो सेंटर ऑफ बायंसी है और आपका जो सेंट्रॉइड है बॉडी का, उन दोनों की रिलेटिव पोजीशन से हम उसका इक्विलिब्रियम की स्टेबिलिटी डिटरमाइन कर लेते हैं। तो तीन कंडीशन देखते हैं कि यहां पर हमारा पहली कंडीशन है विच इज बेसिकली स्टैटिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन, जहां पर जो बायोनेंट फोर्स है सेंटर ऑफ बायंसी हमारा बी दिया हुआ है एंड ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री है विच इज बेसिकली वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, और W इज द वेट जो सेंट्रॉइड पर एक्ट कर रहा है। तो इस केस में हमारा FB जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज द बॉडी इज फ्लोटिंग, तो हमारा इसका मतलब ये हुआ कि जो बायोनेंट फोर्स है वो हमारा बॉडी के वेट से ज्यादा है। ठीक है, या उसके बराबर है। तो ये सिचुएशन है। अब हमने क्या किया, एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा विच इज बेसिकली एंगल ऑफ हील दिया, तो पोजीशन हमारी कुछ इस तरह से बनी। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इस कंपार्टमेंट में ज्यादा होने की वजह से आपका जो नई लोकेशन आई वो इस साइड में आई, शिफ्ट हो गया। हमारा सेंटर ऑफ बायंसी कहीं यहां था, वो हमारा शिफ्ट होकर लेफ्ट में चला गया। ठीक है, अब लेफ्ट में चला गया तो सेंटर ऑफ बायंसी पे हमारी बायोनेंट फोर्स एक्ट कर रही है और जी की पोजीशन हमारी सेम रहेगी, बिकॉज हमारा बॉडी की जो ज्योमेट्री है, जो वेट मास का कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो FB है तो आप देखोगे कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दे विल फॉर्म अ इस डायरेक्शन में कपल बना देंगे। ठीक है, हमने डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में किया बॉडी का और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रेस्टोरिंग मूवमेंट आ गया। ठीक है, और उस सिचुएशन पे हमारा क्या था कि आप ऑब्जर्व करोगे तो जो सेंट्रॉइड था बॉडी का वो B के ऊपर था, G वॉज अबव B। ठीक है, G वॉज अबव B एंड मेटा सेंटर जो था वो G के ऊपर था। तो ये जो पोजीशन है M और G की जो रिलेटिव पोजीशन है, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपकी फ्लोटिंग बॉडी होगी तो इस मेटा सेंटर और इस सेंट्रॉइड की रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से आप स्टेबिलिटी डिटरमाइन हो रही। तो M यहां पर देख रहे हैं आप G से ऊपर है, तो यहां पे मेटा सेंटर एक हाइट जो होगी वो GM जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो दिस विल बी सिचुएशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया तो जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्रिएट हुई बॉडी पे, एक्सटर्नल फोर्सेस ड्यू टू विंड्स, उनको बैलेंस करने के लिए जो हमारी बॉडी की ज्योमेट्री ऐसी थी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ कि जो मोमेंट जनरेट हुआ, रेस्टोरिंग मोमेंट, जो एक्स्ट्रा इंटरनल मोमेंट जनरेट हुआ, वो उसको बैलेंस आउट कर रहा है, उसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो वो कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर वो अपनी पोजीशन पे नहीं लाने की कोशिश कर रहा है तो दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और वो पोजीशन चेंज कर लेगा। ठीक है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में यही होता है, देयर जो बॉडी होती है वो कैप्साइज हो जाती है, नई पोजीशन पे शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिटर्न टू ओरिजिनल अपराइट पोजीशन। दिस इज ओरिजिनल अपराइट पोजीशन, ओरिजिनल अपराइट पोजीशन। अब अगर आप तीसरी सिचुएशन देखोगे, यहां पे क्या है कि आपका जो सेंटर ऑफ बायंसी है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ, तो यहां पे जो मोमेंट फॉर्म हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है।
ठीक है, जो फोर्सेस हैं पैरेलल फोर्सेस इस डायरेक्शन में मोमेंट कॉज कर रही हैं और हमने इसी डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ था डिस्टर्बेंस, तो इसके डायरेक्शन में ही अप्लाई कर रहे हैं, तो इट इज अ बेसिकली ओवरटर्निंग मोमेंट। जो हमारी डिस्टर्बिंग फोर्सेस थी उसी के डायरेक्शन में हमारी इंटरनल जो मोमेंट्स है टॉर्क वो जनरेट हो गई। तो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे बिकॉज ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पे जो एम है मेटा सेंटर है वो जी के नीचे आ गया, तो यहाँ एम जो है वो बिलो जी है, इस वजह से हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में एम और जी कोइंसाइड करते हैं। सिमिलरली अगर आप होली सबमर्ज्ड बॉडी देखोगे, होली सबमर्ज्ड बॉडी के लिए अगर आप देखोगे तो सिमिलर सिचुएशन वहां पर भी बनेगी कि अगर आपका जो बी है वो जी के ऊपर है तो हमारा रिस्टोरिंग मोमेंट आएगा, तो उसको वापस अपनी ओरिजिनल अपराइट पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। अगर बी से नीचे होगा जी तो हमारा जो मोमेंट होगा वो ओवरटर्निंग मोमेंट होगा। ठीक है, तो वो पोजीशन जो होगी बॉडी की चेंज हो जाएगी, वो ओरिजिनल पोजीशन से हट जाएगी, नई पोजीशन में चली जाएगी और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बी एंड जी कोइंसाइड करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि फ्लोटिंग बॉडी के लिए आपका मेटा सेंटर डिसाइड कर रहा है स्टेबिलिटी और होली सबमर्ज्ड बॉडी में सेंटर ऑफ बायंसी डिसाइड कर रही है। ठीक है, बिकॉज वहां पर आपका जो सेंटर ऑफ बायंसी है वो अपनी उसकी जो रिलेटिव पोजीशन है वो कांस्टेंट रह रही है, वहां पे मेटा सेंटर फॉर्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। इसको और समझने के लिए आप शिप कोई ले लेते हैं, तो शिप का मैंने क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, इसके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में मैंने आपको बताया कि जब शिप इधर से उधर ऐसे हो रही है दिस वाज अ रोलिंग मोशन, तो हम स्टडी रोलिंग मोशन की कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि शिप हमारी इस डायरेक्शन में टिल्ट अगर हुई तो हमारा इधर ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो हमारा जो सेंटर ऑफ बायंसी थी वो यहां से राइट की तरफ शिफ्ट हो गई अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो कपल बना वो इस डायरेक्शन में बन रहा है, तो इट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल डिस्टर्बिंग मोमेंट, तो हमारा ये रिस्टोर के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी द स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन दूसरे केस में क्या हो रहा है, एम जो है वो जी के नीचे आ गया है। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो जिस डायरेक्शन में आपका एक्सटर्नल डिस्टर्बिंग फोर्सेस थी, जो हमारे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थे उसी के डायरेक्शन में हमारे मोमेंट्स आ गए, तो उसकी वजह से हमारा जो बॉडी होगी वो कैप्साइज हो जाएगी, डूब जाएगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है और इसमें ये लिखा हुआ है कि द मेटा सेंटर में बी कंसीडर टू बी फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, इट डज नॉट वेरी फॉर मोस्ट हल शेप्स। हल शेप्स मतलब ये जो आपका शेप है, ठीक है, वाटर टाइट शेप ऑफ दिस शेप इज नोन एज हल शेप। तो स्मॉल रोलिंग एंगल्स अप टू 20 डिग्री तक, दिस इज कॉल्ड थीटा जो था, आपको इसको रोलिंग एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ हील को रोलिंग एंगल भी बोलते हैं, विच इज बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये रोलिंग एंगल जब तक 20 डिग्री होगा तब तक आपका मॉस शेप्स के लिए ये चेंज नहीं होगी पोजीशन। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इफ पॉइंट m इज अबव g देन gm इज पॉजिटिव, अनस्टेबल इफ m इज बिलो g thus gm इज नेगेटिव। अब जो लेंथ ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट है इज अ मेजर ऑफ स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा हमारी जो जीएम की वैल्यू थी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी जो है वो हमारी जो पैसेंजर शिप्स होती हैं वहां पर ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रखती है पैसेंजर शिप्स के लिए, बिकॉज वहां पे कंफर्ट क्राइटेरिया हमारा प्ले करता है रोल। यहाँ पे जो हमारी वॉरशिप्स हैं, लड़ाई झगड़े वाली हैं वॉरशिप्स हैं, ठीक है, वहां पर हमारा स्टेबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वहां पर हम प्रेफर करते हैं, तो इन वॉरशिप्स की जो मेटासेंट्रिक हाइट है वो हमारी मेटासेंट्रिक हाइट जो पैसेंजर शिप्स होती है उनसे ज्यादा होती है। तो वॉरशिप्स के लिए इट में रेंज अराउंड, मैं आपको बता देता हूं, इट इज अराउंड 1 to 1.5 मीटर। और पैसेंजर जो ओशियन गोइंग वेसल्स नॉर्मली जो होते हैं, जो रेगुलर मूवमेंट पे समुद्र में चलते रहते हैं, उनकी जो मेटासेंट्रिक हाइट होती है 0.3 से 1.2 होती है। और जो हमारी रिवर क्राफ्ट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा हम लेते हैं, वहां पर हमारी 3.6 मीटर से भी ज्यादा हमारी होती है। तो
तो बिकॉज यहाँ पे स्टेबिलिटी इज मोर रिक्वायरमेंट, तो वहां पे हमारी मेटासेंट्रिक ज्यादा रखनी है। ठीक है, यहाँ पे कंफर्ट रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो हम वहां पर मेटासेंट्रिक हाइट कम रखते हैं स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। और अभी हम बात कर लेते हैं कि कम क्यों रखते हैं, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू दी जो टाइम पीरियड है हमारा ऑसिलेशन का, वहां पर वो रोल प्ले करने लगता है। ठीक है, तो अगर यहां पर देखें नेक्स्ट, तो ये वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, A floating body is said to be in state of stable equilibrium when metacenter is above the center of gravity. Metacentric height अगर 0 होगी तो that will be m and g coincide कर रहे हैं, इसका मतलब वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, when metacenter is below the center of gravity तो ये निगेटिव होगा। ठीक है, माइनस में आएगी वैल्यू, और that is basically unstable equilibrium। ठीक है, तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी मेटासेंट्रिक हाइट थी, ठीक है, वो कितनी हमें रखनी है। मैंने आपको बताया कि ओशियन गोइंग वेसल्स और वारक्राफ्ट्स और रिवर क्राफ्ट्स के लिए हमारी जो मेटासेंट्रिक हाइट है वो अलग अलग होती है, बिकॉज रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो अगर हम ये देखें मैथमेटिकली, वी हैव डिटरमाइंड, देयर आर टू मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट। वी हैव एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड वी हैव एनालिटिक मेथड। दो मेथड्स है हमारे पास मेटासेंट्रिक हाइट निकालने के लिए। तो एनालिटिक मेथड से ये देखा गया कि हमारी जो मेटासेंट्रिक हाइट है दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। दिस इज इंपेरिकल इक्वेशन जो हमने मैथमेटिकली ड्राइव की। ठीक है, तो जीएम हमने पढ़ा था, दैट वाज गिवन बाय, ये अगर हमारी ओरिजिनल पोजीशन थी, दैट वाज गिवन बाय बीएम माइनस बीजी। तो मेटासेंट्रिक रेडियस से हमने बीजी माइनस कर दिया, तो बीजी आपको पता होगा किसी भी बॉडी के लिए। ठीक है, वो आप निकाल लोगे। जो आई बाई वी है, दिस आई इज बेसिकली, अगर हम शिप को ऐसे ऊपर से देखें, ठीक है, तो कुछ ऐसे होगा शेप इसका भी। तो यहां पे इस एक्सिस, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है जिसके अबाउट रोलिंग मोशन हो रहा था। तो लिक्विड सरफेस पे, ठीक है, जिस लेवल पे हमारी बॉडी फ्लोट कर रही, जहां तक सबमर्ज्ड, इस लेवल पे देखेंगे तो इस लेवल पे जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा बॉडी का, इंपॉर्टेंट चीज है, जिस लेवल पे हमारा बॉडी फ्लोट कर रही है, जो वाटर सरफेस लेवल पे, लिक्विड लेवल पे टच है हमारा बॉडी का लेवल, उस लेवल पे जो शिप का प्लान एरिया है, प्लान ऊपर से देखोगे तो उसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर हम ये अज्यूम करें कि ये लेंथ हमारी इस समय L थी वाटर सरफेस लेवल पे, और इसकी विड्थ हमारी B थी, तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस का वो होगा B क्यूब L/12, अज्यूमिंग इट इज अ रेक्टेंगुलर प्लान। ठीक है, तो यहां पर आप, और जो V है, दिस इज बेसिकली कि ये जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सी। ठीक है, ये जो हमारी शिप थी, इसने कितना वॉल्यूम हमारा डिस्प्लेस किया फ्लोटिंग बॉडी ने, तो वो वॉल्यूम है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द शिप, सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द शिप ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, तो दैट इज गिवन बाय मेटासेंट्रिक हाइट। ठीक है, तो ये हमारा एनालिटिक मेथड से हमने निकाला, जीएम इज इक्वल टू आई बाई वी माइनस बीजी। इसमें कभी कभी आपने देखा होगा प्लस माइनस साइन का यूज करते हैं, आई बाई वाई वी माइनस बीजी, इसलिए यूज करते हैं कि अगर पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब जो m है वो g से ऊपर है, और अगर हमारा m नीचे आ रहा है g तो वो निगेटिव वैल्यूज आएंगे। इट मींस कि हमारा वो अनस्टेबल सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है हमारा मेटासेंट्रिक हाइट का, दैट इज टोटली रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी। ठीक है, ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो अगर ये कोई शिप फ्लोट कर रही है, तो अगर हम इसका, ठीक है, तो ये जो हमने प्लान आगे देखा तो ये एक्सिस हो गया, इसका हमारा ये जो एक्सिस है ये हमारा हो गया, ये हमारा इसका हॉल शेप है। ठीक है, और ये हमारा इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है, और ये इसका हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। इसके अबाउट हमने बताया रोलिंग हो रही है, और जब शिप ऐसे ऐसे मूव करेगा एक्सटर्नल डिस्टेंसेस की वजह से, तो इट इज कॉल्ड पिचिंग मोशन। ठीक है, और इस पॉइंट के अबाउट हमारा सेंटर ऑफ ऑसिलेशन होगा। तो अब बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड कि जो ऑसिलेट कर रही है बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या स्टडी की, एक टाइम पीरियड
ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो ये जो हम इक्वेशन डिटरमाइन कर रहे हैं, दिस इज फॉर रोलिंग मोशन, कि जब शिप हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, तो टाइम पीरियड आप ऐसे समझो कि ये मेटासेंट्रिक हाइट है, ये हमारी शिप है। ठीक है, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो जो ये हमारी जो रेडियस है, दिस इज BM मेटासेंट्रिक रेडियस। तो ये जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा लाइक अ पेंडुलम में जब हम स्टडी करते हैं, तो दैट कम्स टू 2 पाई, इसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं, k स्क्वायर अपॉन GM इंटू G। यहाँ पे k इज बेसिकली रेडियस ऑफ जायरेशन है, हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है। ठीक है, और G जो है वो हमारा मेटासेंट्रिक हाइट है। ठीक है, मेटासेंट्रिक हाइट, तो आप देख रहे हैं जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू GM। जो kg पैरामीटर है दैट इज अ फंक्शन ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन ज्योमेट्री का पोर्शन है, और साथ ही साथ आप यहां पर देख रहे हो GM जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेसिकली फंक्शन ऑफ ज्योमेट्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटासेंट्रिक हाइट है वो आपकी जो बॉडी है, फ्लोटिंग बॉडी है, उसकी ज्योमेट्री पर भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, ज्योमेट्री पर भी डिपेंड कर रही है, और उसका वेट कितना है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, बिकॉज उसका वेट है वो डिटरमाइन कर रहा है कि कितना वॉल्यूम हमारा डिस्प्लेस करेगी वो जो बॉडी है। तो अब जब आपकी GM बढ़ेगी, मेटासेंट्रिक हाइट आप बढ़ाओगे फॉर स्टेबिलिटी कंसिडरेशंस। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको, बिकॉज रिस्ट्रेनिंग मोमेंट आपको बढ़ाना है, तो GM आपको बढ़ाना पड़ेगा। स्टेबिलिटी बढ़ाओगे तो आपका जो टाइम पीरियड है वो रिड्यूस हो जाएगा। टाइम पीरियड अगर आपका रिड्यूस होता है तो स्मॉलर टाइम पीरियड्स कॉजेस डिस्कम्फर्ट टू दी पैसेंजर्स। तो पैसेंजर शिप्स में इसीलिए जो मेटासेंट्रिक हाइट है वो हम कम रखते हैं एज कंपेयर टू वॉरशिप्स। तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंफर्ट लेवल है। जितना कम होगा टाइम पीरियड उतना हमारा कंफर्ट लेवल कम होगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड कम हुआ तो डिस्कम्फर्ट बढ़ गया, साथ ही बहुत सारे स्ट्रेन्स हमारे आ जाते हैं स्ट्रक्चर में, उसकी वजह से हमारा शिप डैमेज होने की टेंडेंसी होती है, मतलब स्ट्रेन्स बॉडी में इनबिल्ट होने लगते हैं। तो इसलिए हम एक लिमिट तक ही टाइम पीरियड को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें GM को लिमिट करना पड़ता है। तो ये टाइम पीरियड जो है दैट इज रिलेटेड टू दी कंफर्ट लेवल। ठीक है, अब बिकॉज आप देख रहे हो यहाँ पे हम मोशन जो स्टडी कर रहे हैं वो रूलिंग मोशन कर रहे हैं, तो आप देखोगे जो टाइम पीरियड रूलिंग मोशन का है और टाइम पीरियड जो जब हमारी शिप इस मोशन में इस एक्सिस के अबाउट ऑसिलेट कर रही होगी ऐसे ऊपर नीचे, तो उसके अबाउट जो टाइम पीरियड होगा उसको हम टाइम पीरियड फॉर पिचिंग मोशन कहेंगे। तो बिकॉज आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, अगर आई देखोगे, आई लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो कि रोलिंग मोशन के करस्पॉन्डिंग है वो आपका बहुत कम है एज कंपेयर टू जो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है जो पिचिंग मोशन है। तो जब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो इसके लिए जो हमारा मेटासेंट्रिक हाइट होगी वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, मेटासेंट्रिक हाइट फॉर रोलिंग मोशन इज वेरी वेरी लेस देन पिचिंग मोशन। ठीक है, इस हम मिनिमम वैल्यू स्टडी कर रहे हैं बिकॉज इसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो रोलिंग मोशन के करस्पॉन्डिंग जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पिचिंग मोशन। तो अगर हम ये कहें कि हमारा जो ऑसिलेशन है अब बिकॉज जो मेटासेंट्रिक हाइट है वो रोलिंग मोशन के लिए कम है, ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि अगर रोलिंग मोशन के अगेंस्ट में हमारी शिप स्टेबल है, ठीक है, फॉर रोलिंग मोशन, तो वी कैन कंक्लूड कि हमारा जो पिचिंग मोशन है उसके लिए भी हमारी शिप जो होगी वो स्टेबल होगी। ठीक है, ये डराइव कर सकते हैं। इसी वजह से हम रोलिंग मोशन के लिए मेटासेंट्रिक हाइट निकाल लेते हैं और ये इंश्योर हो जाता है हमारा कि जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी पूरी हो रही है। तो शिप अगर स्टेबल है तो उस केस में भी स्टेबल होगी बिकॉज वहां पे जो मेटासेंट्रिक हाइट है वो पिचिंग मोशन से कम होती है। दिस वाज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस टू काइंड्स ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और जो इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट है वो हमारी बताया मैंने, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई और हमारा टाइम पीरियड रिड्यूस होने की वजह से हमारा डिस्कम्फर्ट बढ़ गया। तो 1 ऑप्शन और 4 ऑप्शन हमारे सही हैं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसका जो PDF है मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।